क्या क्या है, किस किस मुद्दे पर लड़ाई लड़नी है, क्या आपके सामने समस्याएं हैं, समाधान आप कैसे करेंगे, ये सब आपके सामने हो चुका। अब मैं दो ही तीन बातें बता देता हूं। एक तो अपने साथी के ये इश्यूज आए थे, इनको किस तरह से टैकल करना है। जैसे आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, उसी का बर्थ सर्टिफिकेट के साथ ही एक नंबर वो दे रहे हैं आपको, आधार नंबर के जैसा ही नंबर। मतलब वो आपको चाहे आधार कहें या ना कहिए, आप वही आधार हो जाएगा आपका। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ही डॉक्यूमेंट हो गया, जिसको वो सोशल सिक्योरिटी नंबर दूसरे देशों में बोलते हैं। हर आदमी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसकी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि वो कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शंस करता है, किस किस जगह पे वो रहता है, उसकी लोकेशंस क्या रहती हैं, वो किस तरह के मतलब खरीदारी करता है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसकी कंपनी कौन सी हैं, कितने पैसे उसके अकाउंट में रहते हैं, कितना वो टैक्स भरता है, एंड सो ऑन, जितना भी एल्गोरिदम उसके नाम का बनता है। तो कहने का मतलब ये बर्थ सर्टिफिकेट की अगर आप सच्चाई जानेंगे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट को अगर गौर से समझोगे तो अल्टीमेटली ये एक पहला सर्टिफिकेट है जो आपको मारता है। मारता मतलब क्या है कि जब लीगलीज भाषा के अंदर, और ये जो कानून अपने ऊपर लागू होते हैं ना, ये कानून सारे मैरीटाइम के कानून हैं, ये सारे समंदर के कानून हैं। क्योंकि जितने भी दुनिया में युद्ध हुए, जितनी करेंसी जो छप रही है, जितने पुराने लुटेरे थे, मतलब जो पायरेट्स थे ना, जितने भी समुद्री लुटेरे थे, वो सारे के सारे अब आजकल रॉथस्चिल्ड फैमिली के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। इनका विजन रहता है कि सरकार किसी की भी रहे, नोट छापने का और टैक्सेशन का जो प्रणाली है वो इनके पास रहनी चाहिए। इसमें ये पहला सर्टिफिकेट जो आपका बनाते हैं वो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र को जब लिखा जाता है, आपको शायद ये हिंदी में जब देते हैं तो अलग बात है, आजकल हिंदी में ये नहीं बनता है। जब कंप्यूटराइज बनेगा तो ये अंग्रेजी में बनेगा, और अंग्रेजी में जो आपका नाम लिखा जाएगा वो कभी भी स्मॉल लेटर्स में या रनिंग लेटर्स में नहीं लिखा जाता, हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। कैपिटल वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। कैपिटल पनिशमेंट शब्द आपने अगर सुना हो, कैपिटल पनिशमेंट उसको बोलते हैं जब जज किसी का सर कलम कर देता है। सर कलम कर देता यानी बिना सिर का धड़। तो जहां पर भी आपका नाम कैपिटल में लिखा होता है, वहां वो सरकार का आदमी या वो उस कॉरपोरेशन का आदमी आपको डेड एंटिटी मानकर चलता है कि आप इंसान हो ही नहीं, लिविंग बीइंग नहीं हो, आप डेड हो। सर कटे धड़ है खाली, इस शरीर, ये शरीर है बस खाली, वो आपको ऐसा मानते हैं। आपका चाहे पैन नंबर है, आपका जब आप बैंक अकाउंट खोलते हैं वहां पर भी आपका कोर्ट में भी जब आपका नाम लिखा जाता है तो वो कैपिटल में लिखा जाता है, उसके ऊपर ही आपका साइन होता है। आपने गौर किया हो अगर कि उस कैपिटल के ऊपर आप रनिंग में साइन जो हमारे होते हैं वो रनिंग में होते हैं। तो जहां भी आप अपना नाम कैपिटल में लिखते हो, वो ये मानकर चलिए कि वहां आप अपने आप को डेड एंटिटी घोषित कर रहे हो। ये पहला बिंदु है जिसके ऊपर आपको सोचना है। दूसरा बिंदु यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस धरती पर, व्यक्ति ही नहीं बल्कि जो भी जीव, लिविंग बीइंग, कोई भी इस धरती पर पैदा होता है, तो इस धरती पर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन सारे प्राकृतिक संसाधनों का मालिक, उसमें से अपना हिस्सा, अपने हिस्से का मालिक बनकर पैदा होता है। तो जैसे ही आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, आपका वो मालिकाना हक, क्योंकि आप डेड एंटिटी हो जाते हो, तो आपका जो मालिकाना हक है, और ला दो,
आपका जो मालिकाना हक है वो मालिकाना हक आपसे लेकर के वो सारा का सारा अकाउंट सरकार के पास चला जाता है। तो यानी कि मालिक जो है वो सरकार हो जाएगी, आप नहीं रहेंगे। सरकार कौन सी? वही जहां से ये कानून बनने चले हैं, वही मालिक रहते हैं। अभी इसके ऊपर लंबा बोलने का समय था, पर अभी जरूरत नहीं है मुझे लगता है इसके ऊपर। आपने पुरानी वीडियोस के अंदर आप सुनेंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी। रही बात लास्ट टारगेट क्या है, कि लास्ट टारगेट है आपके दिमाग के अंदर फाइनली कोई भी कंट्रोल करने वाली, बल्कि दिमाग में क्या, शरीर में आपको कंट्रोल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करना उनका पर्पस है। उसके लिए वो ग्रेफीन ऑक्साइड भी यूज कर रहे हैं, उसके लिए वो नैनो रोबोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नैनो रोबोट्स आप अगर देखोगे तो वो इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से देखे भी नहीं जा सकते, और वो अंदर जा करके अपने आप कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। मालूम है आपको ये बात? नैनो रोबोटिक 1, 2, 3 लोगों को मालूम है। मतलब क्या है आप समझिए, बिल्कुल बारीक कण जो असल में रोबोट्स हैं वो आपकी बॉडी में छोड़ दिए। उसके बाद जब उनको प्रोग्राम किया जाए, जब उनको यहां से सिग्नल मिले, तो वो नैनो रोबोट्स अंदर जाकर शक्ल बना लें जो आप चाहें। यानी आपके हार्ट में स्टंट की शक्ल बनानी है तो वो स्टंट की शक्ल बन जाएगी, आपके हार्ट की शक्ल बनानी है तो वो हार्ट बन जाएगा आपका। जैसे वो ट्रांसफार्मर एक फिल्म थी ना, जिसमें वो कार बन गया, कभी वो आदमी बन गया, कभी वो कुछ बन गया। ये सब रियलिटी में मतलब हो रहा है अंदर जाकर के। तो वो अंदर उनको चाकू बनाना है कि तलवार बनानी है, ये उनकी प्रोग्रामिंग के ऊपर है। यानी आपका पूरा बॉडी उनके कंट्रोल में। या फिर वो आपके ब्रेन में चिप लगाना चाहते हैं, जो न्यूरालिंक की चिप है। वो होता क्या है कि ये पूरा जो षड्यंत्र चलता है वो इस तरीके से चलता है कि आपको एक बात पता चल गई। मान लो हम लोग चिल्ला चिल्ला रहे हैं यहां पर, नहीं भाई, अभी जैसे क्या होता है कि एक आदमी फॉर एग्जाम्पल कोई मर गया, अभी गरबे में 10 लोगों की मौत हुई और अखबार में छपा डीजे की साउंड से मतलब हुई। कभी लिख देते हैं सर्दी से हुई, कभी लिख देते हैं गर्मी से हुई, कभी लिख देते हैं ज्यादा ट्रैवल करने से हुई, कभी लिख देते हैं होमवर्क के टेंशन में बच्चे की हो गई, कभी लिख देते हैं काम के प्रेशर में हो गई। कभी ये नहीं लिखते कि जो केमिकल बॉडी में डाला गया इससे मरने की खबरें आएंगी। ये बात तो बहुत पहले से हमारे लोग बोल ही रहे थे, बोल रहे थे ना हम, तो ऐसे मरा करेंगे, ये सिचुएशन तो बहुत पुरानी हमने बोली हुई है। तो अभी वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या खोलते हैं, मान लो हमने बोल दिया कि चिप की खबरें आएंगी। अब न्यूरालिंक की चिप की खबरें आने लगी तो हमने वीडियो जारी कर दिया, देखा हमने कहा था चिप की खबरें आएंगी, वो आनी बंद हो गई। दूसरी खबरें चालू हो जाएंगी, कोई और नैनो रोबोट से चालू कर देंगे। हमने नैनो रोबोट पे बोलना चालू किया, वो ग्रेफीन ऑक्साइड से चालू कर देंगे। हमने इधर से किया, वो किसी और चीज से चालू कर देंगे। वो लॉकडाउन के नाम पर कुछ और डालना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो ट्राई करेंगे किसी भी तरह से आपकी कंसेंट भी मिली रहे और आपकी बॉडी में वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी भी इंस्टॉल करते रहे जिससे आप कंट्रोल किए जा सको। तो ब्रेन चिप में, न्यूरालिंक वाली चिप के अंदर तो आपका मेमोरी रिप्लेसमेंट है, मेमोरी में से आपके दिमाग में से कोई एक मेमोरी हटाना है, आपको मन माफिक आपसे बिहेवियर दिखाना है, आप खुद का सुसाइड करवाना है, पूरी फैमिली को कत्ल करवाना है। वो सब टेस्टिंग वो कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये सब वो पहले करके रख लिया है उन्होंने। तो जब आपको रगड़ना होगा वो कर लेंगे। मतलब उनको लगेगा कि यार ये वाले लोग वो सारे जान गए हैं, इनको 10-20 साल ठंडा पड़ा रहने दो, ये कितना बोलेंगे। जैसे मान लो अगर आप जनता सरकार मोर्चा के लोगों को भी अगर आप ये कहोगे कि यार ये बहुत बोलते हैं, कितना बोलेंगे। मतलब एक टाइम आएगा ना जब हमको बोलना बंद करना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना, क्या एक ही बात को रटते रहेंगे क्या? अब हम इससे अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा एक टाइम पे। तो कोई नहीं माना तो बंद हो जाएंगे, कोई मान गए तो आप बोलना स्टार्ट करोगे हमारे वाली भाषा, ट्रेनिंग आप करानी स्टार्ट करोगे, इससे अगला स्टेप हम बताना स्टार्ट कर देंगे।
क्यों जी? तो ये एक पॉइंट रहेगा। फिर आपको कंट्रोल करने के लिए उनको अमेरिका की आर्मी चाहिए, यहां नाटो की आर्मी चाहिए, और नाटो की आर्मी के लिए उनको पूरी दुनिया को इकट्ठा करना पड़ेगा। पूरी दुनिया की सरकारों को इकट्ठा करने के लिए उनको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि पूरी धरती के ऊपर कोई अटैक कर सकता है। पूरी धरती पे अटैक कर सकता है तो वो दूसरी धरती या दूसरी किसी ग्रह से या उपग्रह से ही कर सकता है। उसके बारे में उन्होंने ग्राउंड बनाना शुरू कर ही दिया है। जब चंद्रयान भेज करके चंद्रयान भेज दिया है, वहां हमारा सैटेलाइट, हमारा रोवर जो है वो ऐसे ही जैसे अपन सभा कर रहे हैं ना, वहां एलियंस की मीटिंग को देखेगा। जैसे बाहर से रोबोट जा रहा है, यहाँ कोई वो दूसरे ग्रह का आके देखे, है ना। चांद वालों ने मान लो कोई भेज रखा है रोवर, वो यहाँ बाहर आ जाए, वो देखे कि ओहो हो, यहाँ इस सभागार में तो जनता सरकार मोर्चा मीटिंग प्लान कर रहा है अटैक करने की चांद पे, वो जाके बता दे। ऐसा करके वो एलियन जो है वो बातचीत कर रहे होंगे, और हमारे वाला जो रोवर है वो उसको रिकॉर्ड करेगा, और फिर हमारे वाले इंटेलिजेंट साइंटिस्ट जो हैं इसरो वाले फिर उसको डिकोड करेंगे। फिर वो बताएंगे कि पूरी धरती पर अटैकिंग की प्लानिंग चल रही है, और उस अटैक से बचने के लिए पूरी दुनिया की सरकारों को इकट्ठा होना पड़ेगा, और सरकारों में एक सरकार बननी पड़ेगी, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट बनेगी। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ, वन नेशन वन मतलब वसुधैव कुटुंबकम, इंटरनेशनल फैमिली, एक मतलब वन वर्ल्ड वन हेल्थ, और मतलब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिस्से हैं। आपको मालूम ही है सारा का सारा। एक देश में एक वर्दी, इस टाइप का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए तो आप लोगों को लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी है कि कोई दुनिया की कोई भी सरकार आए और भारत के अंदर आकर के कुछ भी कर ले। तो आपके सेंटिमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके जितने भी धर्मगुरु हैं, आपके जितने भी बाबा जी हैं, जितने भी आपके महाराज हैं, सबसे 2-3 साल से आपसे लगातार एक ही लाइन कहलवाई जा रही है ना, भारत विश्व गुरु बनेगा, कलयुग का अंत होगा, सतयुग आएगा, नया देश, सब कुछ नया बनेगा, दुरात्मा सारी खत्म हो जाएंगी, केवल नेक आत्माएं बचेंगी, परमात्मा का साथ देने वाले बचेंगे, सनातन वाले बचेंगे। ये सब भाषण चल ही रहे हैं, मतलब आपने देखे ही होंगे ना। ये इसलिए है ताकि हम लोग मेंटली तैयार रहें कि बाकी लोग कहेंगे हम तो अधर्मी हैं ही, हम तो मरने ही वाले हैं, वैसे भी कोई फायदा ही नहीं है, तो ऐश कर लो, जितना करना है लोन ले लो, जितने लेने हैं, क्या फर्क है। और फिर जब जैसे ही मोदी जी को वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जाएगा, फिर से चल पड़ेंगे गधों की फौज इंटरनेट के ऊपर कि बन गया भारत विश्व गुरु, बन गया भारत विश्व गुरु। तो उनके लिए तो यही है बस कि कोई भी बन जाए अपने देश का, उनको लगता है भारत विश्व गुरु बन गया, चाहे वो उनका पालतू ही क्यों ना हो। अब मोदी जी को मैं कुत्ता थोड़ी ना कहूंगा, इतने बुरे संस्कार थोड़ी ना है मेरे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस लेवल पर एंटर कर चुकी है, इसका बताने के लिए आपको एयरपोर्ट पे जाओगे ना, तो मेरी वो वीडियो आपने देखी होगी, ट्विटर पे मैंने डाली हुई है ना। मतलब वहाँ आपका घुटने का ऑपरेशन है, आपके हिप्स की रिप्लेसमेंट है, आपकी न्यूरो सर्जरी है, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट है, आपका कुछ भी ट्रांसप्लांट है, आपका कोई भी ऑपरेशन है, वो रोबोट कर सकता है। सूरत में ऐसा रेस्टोरेंट बन चुका है जिसमें एक भी व्यक्ति काम नहीं करता है, सिर्फ रोबोट काम करता है। फ्लिपकार्ट में, अमेजन पे जहां 10,000 आदमी काम करते थे, वहां केवल 10 आदमी काम करते हैं, वो भी केवल रोबोट को ऑन ऑफ करने के लिए। मतलब वो वहां कोई काम नहीं करते हैं, वो पैकिंग से लेके डिलीवरी तक, प्रिंटिंग तक, छापने तक, अनपैकिंग तक, भेजने तक सब काम रोबोट कर रहा है। मतलब आपने ऑनलाइन जो है ऑर्डर किया, उस ऑनलाइन ऑर्डर को किस दुकानदार को भेजना है वो रोबोट भेज देगा,
बड़ा कोई वेयर हाउस है, अगर बड़े किसी गोदाम में अगर पैकिंग करनी है तो वो रोबोट अपने आप चल पड़ेगा, अपने आप काम पिक करके, आदमी को कुछ नहीं करना है। ऐसे हॉस्पिटल भी वर्किंग में है जहां आपको इलाज के लिए किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आप अंगूठा रखिए, आपकी पहचान भी हो जाएगी, आपका टेस्ट रिपोर्ट उनके पास पुरानी है ही, वो आपको बता भी देंगे, दवाई भी एटीएम से मिल जाएगी, आपका ऑपरेशन भी रोबोट कर देगा अपने आप, आपके सारे टेस्ट अपने आप हो जाएंगे। दे डोंट नीड एनी डॉक्टर फॉर एनीथिंग। ड्राइवरलेस कारें, ड्राइवरलेस ट्रक को आप अभी वो लोग सक्सेसफुली कर चुके हैं। अभी अफगानिस्तान से आपके बच्चों के लिए हीरोइन और अफीम मंगाने के लिए उन्होंने इंटरनेशनल कॉरिडोर चालू करना है, बाय रोड आएगी, क्योंकि ना कई बार हीरोइन समंदर में डूब जाती थी, तो आपको सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है ताकि आपके बच्चों को टाइम पे हीरोइन मिल सके, क्योंकि नशा नहीं होगा तो बच्चे फिर आपको मार डालेंगे। तो इसलिए आपके बच्चों के लिए उनको बड़ा ख्याल रहता है, तो वो बाई रोड हीरोइन आया करेगी, तो वो ट्रक ड्राइवरलेस होंगे सारे, वहां से लोडिंग हो गई और सब आपको यहाँ डिलीवर हो जाया करेगी। सरकार बहुत जल्दी एक कानून बना देगी कि 10 ग्राम तक की जो नशा है बच्चा हमारा पॉकेट में लेके घूम सकता है, ताकि माँ बाप उसको टोके ना, ताकि कोई दिक्कत उनको ना आए और वो कह सके इट इज लीगल, नाउ इट इज लीगल। ठीक है, दारू जैसे अब आप कंपनी में पी सकते हैं, आप अपनी फैक्ट्री में पी सकते हैं, आप अपनी कार में रख सकते हैं, परमिसिबल अमाउंट की आप जितनी मर्जी आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हार्प टेक्नोलॉजी से आपका पूरा का पूरा क्लाइमेट ही बदला जा रहा है। जहां बारिश होनी चाहिए वहां सूखा है, जहां सूखा पड़ना चाहिए वहां बारिश है, फसलों में दाना नहीं आ रहा है, FCI में गोदामों में अनाज नहीं है, तो फूड स्केर्सिटी आने वाली है। फूड आपके पास नहीं होगा, फूड नहीं होगा। आज शहर में लॉकडाउन लग जाए तो 3 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक का मैक्सिमम आपके पास अनाज रहता है। मतलब 3 दिन में आप पूरी दुकानों का सब अनाज और सामान खत्म हो जाता है। 3 दिन से ज्यादा का शहर के पास अनाज नहीं है, स्टॉक नहीं है, और 3 दिन से ज्यादा अगर आपको स्टॉक चाहिए तो आपको गांवों के पास जाना पड़ेगा, और गांव में भी किसान के पास अब की बार अनाज कम रहेगा ऐसे चांसेस हैं, और FCI के पास है नहीं है, तो आखिर में आपको जाना पड़ेगा फिर साइलोज में। साइलोज का बड़ा कमाल का काम है। आपके यहाँ आसपास साइलोज है क्या कहीं पर, गोदाम जो प्राइवेट कंपनियों के? आप गौर से देखना, उन साइलोज के पास से रेलवे का ट्रैक भी गुजरता होगा, है कि नहीं? ट्रैक भी गुजरता है, वहां से हाईवे भी बड़ा गुजरता है। उस हाईवे का कनेक्शन देखना कहां से है। उस ट्रैक का कनेक्शन उधर तो जम्मू कश्मीर से है, और उधर जो है वो कोई ना कोई पोर्ट है वहां से है, और इन हाईवेज का भी कनेक्शन वहीं से है। यानी आपका कच्चा माल जाएगा विदेश में यहां से लद करके उन सारे ट्रकों और उन गोदामों में, और वहां से ब्रेड आएगा, उसमें भी अफीम या गांजा कुछ डल के आएगा, ताकि आपके बच्चे आराम से मौज करते रहें, उनको फीलिंग ना आए कि कुछ चाहिए, दुखी ना हो वो ना, वो दुखी नहीं करना चाहते। बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको कह चुकी है कि 2030 तक हम ऐसी दुनिया बनाने वाले हैं जब यू विल ऑन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके बच्चों पर भी आपका अधिकार नहीं होगा, बट आप खुश रहेंगे। अब खुश तो तभी रह सकते हैं जब आप नशे में पड़े रहें, तो उसके लिए वो अरेंजमेंट कर ही रहे हैं। यहाँ जब साइलोज के बाहर आप पहुंच गए अगर बाय चांस गलती से, तो वहां पर बंदूक लेकर खड़ा करने के लिए अग्निवीर तैयार करवाए जा रहे हैं आपसे। 4 साल में वो रिटायर हो ही जाएंगे, 2 साल हो चुके, 1 साल हो चुका है, 1 साल और रहेगा, 3 और रह गए। 3 साल में कोयला भी कम पड़ गया है, अब आपके पास बिजली भी शायद नहीं बचेगी, ऐसा भी बोल रहे हैं वो लोग कि बिजली की कमी पड़ रही है। पहले उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, अभी कह रहे हैं कि इधर हरियाणा में भी बिजली जा सकती है। ब्लैकआउट की तैयारी कर रहे हैं, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जब साइलोज के बाहर पुलिस खड़ी नहीं हो सकती है, बट अगर आप पुलिस चाहिए किसी उद्योगपति को तो थानेदार, हवलदार, सिपाही किराए पर मिल सकते हैं। ये भी उन्होंने बोला है सरकार ने ना, कि आपको हवलदार चाहिए इतना पैसा लगेगा, आपको इंस्पेक्टर चाहिए तो इतना लगेगा, पूरा थाना चाहिए तो इतना लगेगा। तो किराए पर आप पुलिस ले सकते हो,
अपनी फौज आप खड़ी कर सकते हो, ये भी आपको अधिकार दे दिया गया। ड्रोन आप उड़ा सकते हो और अग्निवीर आप खड़े कर सकते हो। बाकी गडकरी जी बहुत स्पष्ट बोल चुके हैं कि हम 2025 तक जो है वो पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे। आपने सुना होगा ना, 4 साल में हम पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे। तो उधर से बैन हो गया पेट्रोल डीजल, इधर से कोयला खत्म हो गया, बिजली भी नहीं बची। बिना बिजली के पानी निकालने का रास्ता है क्या आपके पास? अगर बिजली ना हो तो गांव में कितने लोगों के पास अपने तालाब, अपने कुएं, अपने जोड़, अपने नलके हैं? जीरो है साहब। यानी बिजली जिसके हाथ में होगी, पानी उसके हाथ में होगा। साइलोज के मालिक जो होंगे, अनाज उसके हाथ में होगा। बीज के मालिक जो कंपनी होगी, उनके पास बीज होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कंपनियां जो होंगी, उनके पास डंगरों का बीज होगा। और आईवीएफ कंपनियां जिनकी होंगी, उनके पास आदमी का बीज होगा। तो ना खेत का बीज आपके पास है, ना डंगरों का है, ना आदमी का है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाना है, ना खेत है, ना घर है, ना ट्रैक्टर है, ना कार है, ना बच्चे हैं, ना बूढ़े हैं, ना परिवार है, ना पैसा है, कर्जा ही कर्जा है। तो आप पे है क्या? है? थोड़ा सोचो जरा, आपके पास है क्या? अब तो आपके पास मां भी नहीं है, सब मां से दूर रहते हैं। ज्यादातर लोग मां से दूर ही रहते हैं। तो आपका भविष्य कैसा होगा ये आप सोच सकते हैं। स्वावलंबी गांव बनाने के अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है। नदियों के ऊपर ये लोग बांध बना चुके हैं, आपका पानी भी कंट्रोल कर चुके हैं। जो नदियां फ्लो कर रही हैं, जिन पर ये बांध नहीं बना पाए, उन नदियों में इन्होंने फैक्ट्रियां बना करके वहां कचरा छोड़ दिया है, ताकि वो इतनी गंदी हो जाए कि आप पानी पीने लायक बचो ही ना। पानी पीना है तो साफ करना पड़ेगा, उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए बिजली चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि जब पहली फैक्ट्री का कचरा नदी में जाने लगा, आप कुछ बोले ही नहीं। जब प्लास्टिक के डंपियार्ड अब आपके आसपास बनने लगे, आप कुछ बोले ही नहीं। जब कोलू कलेसर हटा करके इन्होंने शुगर फैक्ट्रियां खोली, आप बोले ही नहीं। सारा केमिकल, ये सीमेंट फैक्ट्रियां आई और आपके आसपास चूना बनाने वाले, भवन बनाने वाले लोग गायब हुए, आप कुछ बोले ही नहीं। ऑर्गेनिक खाने उगाने वाले लोग जब चले गए और उसके बाद पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी डलने लगा, आप कुछ बोले ही नहीं। आपकी बर्बादी आपके हाथों से करवाई जा रही थी और आप कुछ बोले ही नहीं। सब कुछ आपके सामने करवाया गया। बारिश इनके हाथ में है, सूखा इनके हाथ में है। तो आने वाले वक्त में भोजन अगर इनके हाथ में हुआ तो अगली बार चौथी डोज लिए बिना रोटी नहीं मिलेगी, ये भी तय कर लेंगे। और पूरे परिवार को लगी होनी चाहिए, क्योंकि आपका वैक्सीन का सर्टिफिकेट आपके आधार के साथ भी जुड़ा है और फिर पूरी फैमिली की आईडी भी बनी हुई है। तो पूरे परिवार को लपेटना इनको आता है। आपका पक्का इलाज करने की तैयारी ये कर रहे हैं। आप इनका इलाज करने की क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ भी नहीं। आप लड़ रहे हो कर्जे के चक्कर में। अगर इस बात को समझ के आपने लड़ाई जारी नहीं रखी ना, तो यहां से दस्तावेज लगा के आपको कर्जे से मुक्त करेंगे और रास्ते में जाते हुए फिर अगला कर्जा ले लोगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ खड़े होने की फिर लड़ाई नहीं लड़ोगे अगर बिना आपको समझाए ये चालू कर दें। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं कि ये कर्जा कुर्जा छोटी चीज है। अगर आपके पास संगठन है तो ऐਵੇਂ ही थप्पड़ मारेंगे ना बैंक वालों को। क्या आवेदन पावेदन क्या है बात करते हो यार, चल भाग यहां से, गांव में घुसने की जरूरत नहीं है। पर अगर संगठन नहीं है फिर कुछ नहीं है, फिर ना आपके कागज काम आएंगे, फिर पुलिस वाले आकर के किसी को भी डरा देंगे। पिछले लॉकडाउन में लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए इन्होंने सीआरपीएफ का, बीएसएफ का, आईसीआईएसएफ का और पुलिस वालों का सहारा लिया था। डॉक्टर उधर बैठा हुआ है, वो नर्स आई हुई है, घर वाले बोल रहे हैं मुझे नहीं लगवाना, लेकिन पुलिस वाला करे ऐसा करा, इतने में करते ही डर गई बेचारी, घर में बूढ़ी अकेली बैठी थी। मैं झारखंड की, मध्य प्रदेश की वो वीडियोस देख के मैं हैरान था कि इनका गांव कैसे हो गया। साथ के साथ ऐसी वीडियो भी थी जिसमें वो कबीले वाली औरत
वो लेके दाल लेके उनके पीछे पड़े, हाथ तेजे मैं बताती हूं, आजा तो लगा। किसको लगाएगा? तू मेरे बच्चे को लगाने आया। भाग, वो भाग भी रहे हैं पीछे आगे आगे, लेकिन उधर भी भाग रहे हैं जनता और उधर भी भाग रहे हैं वो फार्मा कंपनियों के दलाल। बट जहां पर आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही फार्मा कंपनियों का दलाल बन जाए, फिर जनता को ही खड़ा होना पड़ेगा। मतलब अब मुख्यमंत्री में क्या है कि आप उद्धव ठाकरे बोलने लगेगा तो उद्धव को दे देंगे सरकार, राज ठाकरे बोलने लगेगा उसको डिप्टी सीएम बना देंगे, आपका कोई दूसरा उठ के फन फैलाएगा उसको किसी नागनाथ को, किसी कमलनाथ को, किसी मतलब किसी को भी दे देंगे। क्या जो बोलने लगेगा उसी को दे दो एक सरकार, क्या दिक्कत है? सरकारों में कमी है क्या? सरकार का इलेक्शन नजदीक में नहीं है तो मेयर बना देंगे तुम्हारा, कुछ भी बना देंगे, क्या दिक्कत है? सरकार में हिस्सा देना है और कुछ नहीं देंगे तुमको, बड़ा कोई बीसीसीआई का बना देंगे, मोटा पैसा चाहिए ना तुमको, लो खाओ जितना खाना है। उन्होंने तो डीजीटी छापने, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? तुमको जो चाहिए बोलो तुम, खाली वो ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए बोलने वाले का मुंह बंद करना उनको आता है, या पैसे से, या पावर से, या बोली से। हमको चारों तरफ से लड़ना आता है कि नहीं आता है, ये सवाल है। अगर नहीं आता है तो सोचने वाली बात है, फिर हमें लड़ना सीखना पड़ेगा। हमको चारों तरफ लड़ना सीखना, 24 घंटे हमको लड़ाई के मोड में रहना पड़ेगा। वो कभी लड़ाई से बाहर नहीं जाते। अंग्रेजों की खासियत मालूम क्या है? इजरायलियों की जो इस पूरे गेम को चलाते हैं, वो कभी लड़ाई से बाहर नहीं जाते। वो टूर पे भी होते हैं तो उनके एजेंट काम कर रहे होते हैं। अपन क्या कर रहे हैं भाई? हमारे को बलाना जी बताइए आप क्या करना है, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। हाँ, मरने कटने के लिए हम है, काम कुछ नहीं करेंगे तुम, हम बताएंगे तो करोगे। अरे अपनी शिक्षा बचाओ यार, अपना गांव बचाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती में से पैसा निकालो, हो गया काम आपको। अगर सच्ची में जनता सरकार मोर्चा का काम करना है तो जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन 4 चीजों पे फैसले अपने लो। हम करेंगे इस पे फैसला, इसकी लड़ाई लड़ो। बताओ पड़ोस को, गांव को कि भैया इस पे फैसला हम लेंगे। तुम कौन होते हो हमारे जानवरों के बारे में डिसाइड करने वाले? राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार बोलती है कि तुम एक से ज्यादा गाय नहीं पाल सकते। तुम बताओगे हम कितने गाय नहीं पाल सकते? तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तुम ये वाली फसल नहीं लगा सकते, तुम समर्सिबल नहीं लगा सकते, तुम इधर नहीं जा सकते, तुम खुला मुंह नहीं रख सकते, तुम इतने ग्राम से ऊपर मुत नहीं सकते, तुम इतने ग्राम से आगे हग नहीं सकते। आपको यही बताएंगे आने वाले समय में ये, क्योंकि आप बोले नहीं ना पिछली बार, आप बोले नहीं, इसलिए ये आपके ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाने को तैयार हैं। ये तो तैयार बैठे हैं, आप लड़ने को कितने तैयार हो? इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि आपकी जमीन आपकी मर्जी के बिना ले सकते हैं ये लोग। पहले क्या था? भूमि अधिग्रहण कानून था कि यदि किसी जगह पर 70% लोगों का अगर अप्रूवल आ जाता है, उनकी सहमति आ जाती है, तो उस जमीन को वो लोग अधिग्रहण कर सकते हैं। बट यदि इतने % लोगों का नहीं आता तो नहीं होगा। इन्होंने क्या किया? चेंज करके भूमि अधिग्रहण कानून बदलाव किया जो शुरू में आते ही, उसमें कर दिया कि एक भी आदमी का अगर कंसेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक भी आदमी का नहीं है, उनको यहां के 100 एकड़ जमीन चाहिए तो चाहिए, उसमें से उस जमीन का खसरा नंबर, उसका आधार कार्ड के साथ बंदा कौन सा है, उसके बैंक में कितने पैसे पड़े हैं, जमीन कहां पर लोकेटेड है, डीसी रेट कितना है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश में ये लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं। आपके खाते में पैसा आ गया है, इतनी जमीन है, इसका ये रेट बनता है, अपनी जमीन महीने भीतर खाली करो, हमको चाहिए जमीन। ये अधिग्रहण कर ली गई है, समझे ना? तो आपकी जमीन के लिए नहीं चाहिए, तो हमको क्या चाहिए? हमको ये लड़ाई लड़नी है कि जल, जंगल, जमीन, जानवर, जमीन भी इसके अंदर शामिल है कि मुझे मेरा मकान नहीं बेचना है। नहीं बेचना है मतलब नहीं बेचना है। अगर 100 मकानों में से 99 मकान वालों ने सिग्नेचर कर दिया और तुमको वहां पर कोई कॉलेज बनाना है और मैं एक आदमी और मुझे मकान नहीं बेचना है, तो मेरा मकान छोड़ के कॉलेज बनेगा। मैं नहीं बेच रहा हूं, मेरा अधिकार होना चाहिए ना। मेरा शरीर मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरे डिसीजन मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरी जमीन, मेरा पानी, ये उनको देना पड़ेगा।
और क्योंकि सरकारों को आपको रोटी देनी पड़ेगी और आपको पानी भी देना पड़ेगा, मतलब आपको बेयर मिनिमम जिंदा तो रखना पड़ेगा। इसीलिए आपके हर शहर के बाहर कबूतर खाने बन रहे हैं। उन कबूतर खानों में आपकी शिफ्टिंग चल रही है, वहां आपको जियो टैगिंग हो रही है ताकि आपके दरवाजे पर रोज सुबह दिन का खाना परिवार के लोगों की गिनती के हिसाब से पटक दिया जाए और वो खाना पटकने का काम रोबोट करेगा। आदमी की जरूरत नहीं है उनको। तुम्हें सुबह मिल जाएगा खाना, दोपहर को मिल जाएगा, शाम को मिल जाएगा, बोलना नहीं है बस। जो तुमको टीके लगाने को बोले वो लगवा लेना, जो तुमको दवाई खाने को दें वो खा लेना, जैसा खाना दें वो खा लेना, बोले तो फिर खैर नहीं है। गरीब आदमी को दिया जा रहा है चावल, गेहूं, मतलब तेल वगैरह तो उन्होंने तोड़ काट ही दिया है। अब जो चावल मिल रहा है ना गरीब आदमी को राशन कोटे से, उस पे जाकर देखना, कोई एफसीआई का बंदा जानकार है तो जाकर मिलो, उससे पूछो इसके ऊपर क्या छिड़कते हो तुम। उनको केमिकल मिलता है उस चावल पे छिड़कने को, केमिकल से बना हुआ चावल खा रहे हैं वो लोग, प्लास्टिक खा रहे हैं, प्लास्टिक, कैंसर होने वाला है उनको। WHO पहले ही छाप सका है कि 2025 तक इस देश के 80% लोगों को कैंसर होने वाला है। वो आपको फोर्टिफाइड कह करके क्या खिला रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आइडिया है। और अगर आपने ये पूछना है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का नुकसान करना है कि कौन से बैंक से लोन लिया जाए, मतलब भाई सांप का क्या छोटा क्या बड़ा है, ये जहरीले नाग हैं, इनका आप क्या करोगे ये आपके ऊपर है। ज्यादा प्रकृति प्रेमी हो के अपनी संतानों को बचाना चाहते हो इनसे। बैंकों से लोन लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इंडिविजुअल लायबिलिटीज कम से कम रखिए, कंपनियां बनाइए। कंपनियों के लिए सरकारों ने खूब अच्छी मेहनत की हुई है कंपनियों को बचाने के लिए, तो कंपनियां बना के बचेंगे ना हम। आप सब लोग मिलकर के ऐसी कंपनियां बना सकते हो। देखो एक बताता हूं मैं आपको, कंपनियां बचाने का और बनाने का तरीका क्या है। जब आप रिसर्च में जाओगे तो आपको पता चलता है। रिलायंस ने एक कंपनी बनाई, मतलब मैं इसमें अंबानी बोल देता हूं, अंबानी ने एक कंपनी बनाई। उस कंपनी में असली पैसा है मार्क जुकरबर्ग का, भारत सरकार का, शेयर होल्डर्स पब्लिक का और ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो लगभग हर बड़ी कंपनी के अंदर रहता है, वही मालिक हो रहता है असल में उस कंपनी का। जैसे अडानी अंबानी का मालिक वही ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां हैं। अब वो जो कंपनी है, पहले वो एक कंपनी बनेगी, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बनेगी, फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी बनेगी, फिर उसकी सब्सिडरी कंपनी बनेगी। तो किसान ने गेहूं बोया, मतलब उसका गेहूं खेत में पैदा हो गया, उसकी पैदावार हुई। आप 10 लोग 50 लोग 50 किसानों ने कंपनी बनाई हुई है, तो वो कंपनी खरीदेगी उस गेहूं को। समझ गए? आप ही की कंपनी है, उसी किसान की कंपनी है, कागजों में कंपनी ने खरीद लिया, ठीक है। अब वो कंपनी प्रोसेसिंग करेगी उसकी, मतलब सफाई करेगी। अच्छा गेहूं एक तरफ, छोटा के दाना एक तरफ, मतलब साइज के हिसाब से, छोटे दाने का अलग रेट और बड़े दाने का अलग रेट। प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग नंबर 1, इसके हिसाब से बिकना है तो रेट बढ़ गया, जितना किसान से खरीदा था फालतू हो गया। फिर आपने कर दिया उसको, मतलब सैनिटाइज कर दिया, मतलब साफ सफाई कर दी उसकी, और फिर पैकिंग कर दिया आपने, सुखा के पैकिंग कर दी 1-1 किलो में, 5-5 किलो में पैकेट में, तो कीमत और बढ़ गई, ठीक है। मतलब एक कंपनी ने खरीदा, दूसरी कंपनी को बेच दिया ज्यादा रेट में, दूसरी कंपनी ने प्रोसेसिंग कर दी, तीसरी कंपनी को बेच दिया ज्यादा रेट में, फिर तीसरी कंपनी ने उसकी प्रोसेसिंग करी, बिस्किट बनाए, ब्रेड बनाया, और गेहूं से जो जो बन सकता है बनाया, बना के फिर चौथी कंपनी को भी, अपनी कंपनी है सारी, किसान की कंपनी है, आप ही की है मतलब सारों की।
इन 10 की कंपनी ने इन 10 को बेच दिया, इन 10 वालों ने इनको बेच दिया। सेम चीज अब वो बेच रहे हैं मार्केट में, और वहां से पैसा आया, उसको मिला, फिर उसको मिला, फिर उसको मिला, फिर उसको मिला। एक ही पैसा चारों पांचों कंपनियों के अंदर जब गया तो चारों पांचों कंपनियों का टर्नओवर करोड़ों में जाने लगा। समझ गए? जहां लोन आपको मात्र 50 करोड़ का मिलना था, आपने 10 कंपनियां खोल दी तो 500 करोड़ का हो गया। एक ही गेहूं का कट्टा है। समझ गए कि नहीं समझे? या अभी भी तो समझाना पड़ेगा कि ये कैसे खाते हैं? एक ही मालिक होता है और एक ही मालिक अपने ही सामान को बेचता रहता है, अपने को ही खरीदता रहता है, और 10 जगह पर अपना टर्नओवर बढ़ाता है, और सब जगह से टैक्स बचाने के रास्ते निकालता है। वो रास्ते निकालता है जहां एक पैसा टैक्स नहीं देता है। अडानी आज के टाइम पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला आदमी है, और पूरे भारत में टॉप 100 टैक्स पेयर्स में भी नहीं आता वो। डू यू नो दैट? कहीं भी टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं है वो, क्योंकि रास्ते कंपनियों को बचाने के ऑलरेडी सरकारों ने दे रखे हैं। तो हमको एक पैसा नहीं देना है और हमको पैसा ही पैसा लेना है। तो 19 नवंबर को अपन ऐलान करेंगे, 2 महीने का अल्टीमेटम हम सरकार को अपनी बातों के ऊपर नोटिफिकेशन देंगे हम कि अपनी बातों को, हमारी बातों को मान लो, वरना 2 महीने की डेडलाइन के बाद एक तारीख तय करेंगे, उस तारीख में हर आदमी बैंकों में पड़ा हुआ अपना पैसा ले लेगा। इतने में ही बैंक डूब जाएंगे, इतने में ही पैसा ही नहीं दे पाएंगे वो। मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास है ही नहीं है इतना पैसा। जैसे ही हम ये ऐलान करेंगे उससे पहले पहले कंपनियां बना लो। कहीं ऐसा ना हो आप प्लानिंग कर रहे हो तब तक वो तेरे की गए भाई 500 करोड़। तो किसी भी बैंक से लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब एक ही है, सब आरबीआई के द्वारा चलते हैं, और आरबीआई तो उन्हीं की है जो लोग इन षड्यंत्रों को चलाए हुए हैं। कुछ लोगों को एक सवाल आता है कि जो रुपया है ये नकली कैसे है? मालूम है किस किस को पता है कि नकली है? ये किस किस को पता है कि नकली कैसे है? देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, रुपया तब तक है जब तक उस रुपए के पीछे सिद्धांत है। सिद्धांत नहीं तो रुपया नहीं। और सिद्धांत ये कहता है कि रुपया चाहे कागज का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे चांदी का हो, उसके पीछे जो सिद्धांतिक रूप से जो वैल्यू है वो वैल्यू है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू है तो वो रुपया है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो रुपया नहीं। बस समझ आ गई बात? जैसे 1 किलोग्राम का बट्टा है सोने का, और 1 किलोग्राम का बट्टा है लोहे का, और तीसरा है पत्थर का, और चौथा है गेहूं के दाने 1 किलो। तो चारों में से कौन सा ज्यादा तोलेगा और कौन सा कम तोलेगा? क्योंकि चारों सेम है, और ये चारों सेम तब तक हैं जब तक उन चारों में पूरा 1000 ग्राम रहेगा। एग्जैक्ट 1000 ग्राम, 0.001 भी अगर कम हो गया तो जनता से लूट चालू हो जाएगी, और 0.001 ग्राम भी अगर बढ़ गया तो दुकानदार का नुकसान। तो सिद्धांत इसलिए बनाया जाता है कि ना तो किसी के साथ लूट हो और ना किसी का शोषण हो, इसलिए स्टैंडर्ड बनाया जाता है। और इसलिए जब आपने देखा होगा बचपन में, जब आपने अपनी दादी को गेहूं या घी या कुछ तोलते हुए देखा, तो वो चाहे गेहूं का 2 दाने डाल के बराबर करे, लेकिन डंडी पूरी बराबर करते थे वो, कि वो 0 पे होना चाहिए, 0 पे। उसके बाद चाहे भले ही बाद में 2 चम्मच घी के एक्स्ट्रा डाल दे वो, लेकिन शुरुआत 0 से करेगा। वहां पर कोई गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में चोरी करने वाले को फांसी तक का सजा का प्रावधान था हमारे समाज के अंदर।
क्योंकि वो बड़े लेवल पर चोरी होती है, देशद्रोह के जैसा होता है। तो हमारे को जब ये बात का पता चलता है कि आपका स्टैंडर्ड जो है रुपए का, वो ये नहीं है कि वो कागज का है कि जैसा बोलते हो यार ये फलाना ढिमकाना आ गया, ई रुपया आ गया तो वो रुपया नहीं बचा, पहली बात ये समझो। तो सीबीडीसी तो हमने खत्म करनी ही करनी है। नंबर 2, सिद्धांतिक रूप से हमारे 1 रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, ठीक है जी बात। तो जिस रुपए के पीछे इतना सोना है वो असली रुपया है, जिसके पीछे ये वाला सोना नहीं है वो नकली रुपया है। अब आपको 2 चीजें समझनी है कि भारत के पास है टोटल 800 टन सोना, उसकी कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। तो भारत में 4.8 लाख करोड़ की ही पेपर करेंसी होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर एक भी पर्ची है तो वो नकली है। लेकिन भारत में तो 34 लाख करोड़ की पेपर करेंसी चलन में है, इसका मतलब 29.2 लाख करोड़ की करेंसी नकली है। अब हमने बैंकों से इतना पूछना है कि हमें ये बताओ तुमने जो हमको रुपया दिया है वो नकली है कि असली है। अगर वो नकली है तो तुमको जेल होगी, अगर वो असली है तो असली में तो 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना आता है और तुम्हारे वाले में तो 4,800 या 4,900 रुपए में आता है उतना ही सोना जितना हमारा 1 रुपए में आता है। तो तुम्हारा जो 5 लाख में जितना सोना आता है उतना तो हमारा 106 रुपए में आता है। तो जितना हमने तुमको दिया था वो हमने ये सोच करके दिया था, हमारा ये ध्येय था कि हम तुमको असली रुपया दे रहे हैं, हमें तो पता ही अब चला कि तुम नकली रुपया दे रहे हो। एक बात का ध्यान देना, बैंक आपको दस्तावेज देगा तो उसमें यह कहेगा तुमने हमारे को करार किया था पैसा देने का। अगर जबानी बात की जबानी बात बताता हूं, वो बोलेगा तुमने हमको पैसा लिया था तो करार किया था, हां करार किया था। सिग्नेचर किए थे, हां किए थे। तो तुम देने से मना क्यों? देने से मना नहीं कर रहे हो। मैंने जब सिग्नेचर किए तो मैं ये सोच रहा था कि बैंक मुझे असली रुपया देगा। मुझे अगर पता होता कि बैंक मेरे साथ इतनी बड़ा फ्रॉड करेगा तो मैं अपने सिग्नेचर क्यों देता उसको। हां तुम कह दो ना कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया और तुमने हमको असली रुपया दिया है, ये कहने में तुमको क्या दिक्कत है भाई? नहीं भाई, बैंक को केवल इतना ही तो लिखना है कि हमने तुमको असली रुपया दिया है, सैद्धांतिक रुपया दिया है। लेकिन नहीं, बैंक के पास इतना समय नहीं। दूसरी बात समझिएगा कहानी को, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक उस कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तों को दोनों पार्टियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में समझाया गया हो। आपको जब लोन दिया तो आपको मराठी में समझाने कोई आया था क्या? उसकी भाषा को जो बैंकों में था या अंग्रेजी में लिखे हुए पे फटाफट साइन करवा लिए थे? किसी ने भी उसका हिंदी या मराठी अनुवाद नहीं किया था। समझ गए? तो हमको तो वो शर्तें बताई ही नहीं कुछ भी। जब तक बैंक अपनी शर्तों पर सही खरा उतरता है तब तक हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर बैंक ने हमसे फ्रॉड किया, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो लिखा उससे अलग उसने बैंक ने फ्रॉड किया, वो कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है। तो आपके जो दस्तावेज हैं उनका कोई मोल नहीं है जो साइन कर रखे हैं आपने। आपके जो सिग्नेचर हैं जो चेक के ऊपर, इसीलिए उस चेक वाले केस में आपको फंसाते हैं, इसीलिए वो गुंडे भेज के आपकी गाड़ी उठवाते हैं,
इसलिए वो गुंडे भेजकर आपका ट्रैक्टर उठवाते हैं, गुंडे भेजकर आपके घर के ऊपर कब्जा करवाते हैं, इसलिए डीआरटी के थ्रू उल जुलूल कुछ भी ला करके आपको रख देते हैं। क्योंकि बैंक कितना बड़ा फ्रॉड करता मालूम है? बैंक आपको नोटिस भेजता है खाली कागजों में, असली नोटिस नहीं भेजता। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरा कागजों में, तीसरा तो सीधा फाइनली मिलता है कि तुम्हारे घर का कुड़की होने वाला है। बाद में पता चलता है ये क्या हुआ, तुमने हमको बताया भी नहीं। बाद में अरे मैंने 2 नोटिस भेजे हुए, डीआरटी में जाके बैंक वहां अपने दस्तावेज लाते, देखो जी हमने ये नोटिस भेजा इस तारीख को, ये नोटिस, हमें तो मिला ही नहीं किसी को भी। समझ गए ना? वो आपको नोटिस भेजेगा, आप जाके बैंक मैनेजर से पर्सनली मिलने चले जाओगे, बैंक मैनेजर आपको मोहलत दे देगा, फिर वो नोटिस भेज देगा, फिर आप मिलने चले जाओगे, फिर मोहलत दे देगा। वो आपको भेजेगा लिखित में, मोहलत देगा जबानी, और कोर्ट में जाएगा तो बोलेगा मैंने तो इसको कहा था जमा करवा, ये करवा नहीं, अरे मैंने तो मोहलत मांगी थी, तुमने दी, मैंने कब मोहलत दी, ऐसा बोलेगा बैंक मैनेजर। हुआ किसी के साथ ऐसा? ऐसा ही होता ना? वो आपसे लिखित में आपको भेजता है नोटिस, लेकिन मोहलत लिखित में नहीं देता है। और कोर्ट में जब जाता है तो वहां कहता है मैंने नोटिस दिए थे, ये आया नहीं मेरे पास। मैं तो आया था। कोर्ट बोलता है साबित कर, तू गया था, आपने किसी लॉग बुक में एंट्री नहीं करी, आपने कोई पर्पस नहीं लिखा, आपने कोई आवेदन बैंक मैनेजर को लिखित नहीं दिया, तो आप कैसे साबित करोगे कि आप बैंक में गए थे? नहीं कर सकते ना। तो वो ऐसे फंसाता है आपको। तीसरी बात, बैंक नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन इसके ऊपर तो कुछ और लिखा हुआ था। ये करेंसी नोट के ऊपर जो एफिडेविट है उसको कैसे बदल दिया, वो मैंने आपको पिछली वार्ता में बताया ही था कि रातों रात गायब कर दो इसके पीछे का सोना। ऐसे थोड़ी गायब होने देंगे भैया, ऐसे पैसे के बदले में, मतलब सॉरी कागज के टुकड़े के बदले में अपनी असली प्रॉपर्टी जाने नहीं देंगे। एक बात का ध्यान रखना, बैंक मैनेजर अगर बहस बहस में या बैंक का कोई कर्मचारी बहस बहस में आपको बोलता है कि ये तुम्हारा ही पैसा है, ये जनता का ही पैसा है जो तुम लौटा नहीं रहे हो, पहली बात, तुम ये तब क्यों नहीं बोले जब विजय माल्या का 8,000 करोड़ रुपया माफ हो रहा था, जब अडानी का 15 लाख करोड़ माफ हो रहा था, जब उसके 15,000 करोड़ 10,000 करोड़ अंबानी के हो रहे थे, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपया माफ हो रहा था, राइट ऑफ हो रहा था, तब तुम ये क्यों नहीं बोले? तब वो कौन सी जनता का पैसा था? पहला बात, मेरे ही 2 लाख 2 करोड़ में तुम्हारे को दिक्कत होने लगी है, उनका हजारों करोड़ है, उसका हिसाब कहां है? पहली बात ये। दूसरी बात, क्या तुमने ब्याज के पैसे को ही छाप लिया है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जितना पैसा बैंकों के पास कैश रखा है उसका 10 गुना वो लोन पर दे देते हैं। समझ गए? यानी अगर उनके पास 1,000 करोड़ रुपया है तो लोन दे देते हैं 10,000 करोड़। अब आप सोचो, पैसा ही 1,000 करोड़ सर्कुलेशन में है और लोन कितना दे दिया? 10,000 करोड़। तो इसका मतलब 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो जब्त होनी तय है साहब जी, वो तो है ही नहीं मार्केट में कहीं। नहीं समझे? ये नियम है बैंकों का लोन देने का कि जितना पैसा बैंकों के पास पड़ा है उसका 10 गुना लोन दे देते हैं। लोन में तो डिजिट ट्रांसफर होते हैं, आप चुकाओगे कहां से जब कहीं है ही नहीं पैसा, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आप दिन रात मेहनत करते रहते हो, कमाते रहते हो, कमाते रहते हो, और वो आपके 9,000 करोड़ रुपए को अपना मान के अपनी लेजर बुक में एंट्री कर लेता है। अगर आप बैंक से ये भी पूछोगे ना कोर्ट में कि साबित करो कि तुमने हमको पैसा दिया था, तो बैंक के पास ऐसा एक भी दस्तावेज नहीं है, इंक्लूडिंग उसका जो बैलेंस शीट है ना, उसका जो लेजर है
उसके बैलेंस शीट में भी कहीं पर पैसा कम नहीं हुआ होता। पता है ये बात आपको? किस किस को मालूम है? मैं बताता हूं, अगर मेरे पास 100 रुपया है, मैंने आपको 40 रुपया दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 60 रुपया। तो मैं खाते में कैसे लिखूंगा? इधर 100 इधर 0। भाई मैं बैंक हूं, 100 रुपया है, इधर 0, तो मैं इधर लिखूंगा 40 के आगे लगाऊंगा माइनस, और इधर लगाऊंगा +40। तो इधर 100 में से -40 होके हो गया 60, और इधर 0 के +40 होके हो गया 40। तो 60 इधर और 40 इधर, 100 रुपया 100 रुपए के बराबर हो गया। बात खत्म? ठीक है। अभी बैंक क्या गेम खेलता है? 100 0 40 40, इधर वाले 40 के आगे माइनस नहीं लगाता है, तो इधर बन गया 140 और इधर बन गया 40। समझे आप? यानी वो जितना लोन आपको देता है वो उतनी प्रॉपर्टी का मालिक अपने आप को मान लेता है। समझ गए क्या? उसके एसेट में से कम होना चाहिए तभी आपको मिलना चाहिए ना, उसके एसेट में बढ़ता है। तो बैंक से अगर हम कोर्ट में यह भी पूछेंगे ना, कल को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब अपना मसला चला जाएगा कि बैंक भैया जरा अपनी, हमारे पास वो बैलेंस शीट पड़ी है, चिंता ना करो, मतलब सब पड़ा है अपने पास। हम उनसे अगर ये पूछेंगे ना कि भैया जी वो बस बैलेंस शीट ला दो जिसमें हम जहां से हमको पैसा दिया है और आपकी कौन सी प्रॉपर्टी कम हुई है जरा एक बार बता दो, तो हम आपको पैसा देने को तैयार है। तो बैंक को ये यही साबित नहीं कर पाएगा कि आपको उसने पैसा दिया है, क्योंकि कहीं वो पैसा था ही नहीं जो आपको दिया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आपको दिया है। उसने तो केवल एक डिजिट के बदले आपकी सारी प्रॉपर्टी जो आपके पुरखों ने कमाई थी वो अपने नाम कर लिया। इसीलिए आपके पुरखों का कमाया हुआ सोना, उनकी कमाई हुई इज्जत, उनका कमाया हुई जमीन सब नीलाम हो चुकी है साहब, हो चुकी है ना, और ये सबकी हो चुकी है ना। मेरे जैसा कोई बचा है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, जिसको कोई बैंक लोन ही नहीं देता, फिर मेरे नाम प्रॉपर्टी नहीं। जिसके पास है सबको लोन दे रखा है और उसकी कैपेसिटी से ज्यादा दे रखा है। आपकी कैपेसिटी चेक करेगा सिबिल से, अच्छा 50,000 का देते हैं लोन, ले लिया, थोड़े दिन चुकता करो, तभी फोन आ जाएगा 2 लाख का मिल रहा है आपको, 2 लाख का ले लो, फिर जोर लगाओ, फिर उसकी किस्तें पूरी करो, फिर 5 लाख का देगा। एक दिन वो आपको इस मुकाम पर पहुंचाएगा कि आपको इतना लोन दे देगा कि आपसे उसकी किस्तें नहीं चुकता होनी। ये हर किसी के साथ है साहब। और जितनी भी फिर चीजें आपने गिरवी रखी हुई थी वो सब लपेटेंगे, और रोज उनका आदमी आपको फोन करके जलील करेगा, नहीं दे सकते हैं तो लिया क्यों था, ऐसे बोलते ना, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या, पैसा दो, नहीं तो तुम्हारे को वहीं आकर के टांग देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा पूरे मोहल्ले में तुम्हारा जुलूस निकाल देंगे। मतलब आदमी डरता रहता है यार, क्या अभी क्या बोलना है, फोन आता है तो तेरे बाप का पैसा लिया है क्या, बैंक से लिया है, बैंक को दूंगा और एक एक पाई दूंगा, और दोबारा फोन कर दिया तो साले FIR करवा दूंगा, गाली देकर बोलो उसको, एक फोन कर तू, तेरी आराम को, तू फोन करियो अगली बारी, तेरे को मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं, तेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है, तेरे को मैं बताता हूं। आप मजान, एक फोन से आगे दूसरा फोन आ जाए तो पिट्टे मुंह आके मेरे को कान पकड़वा के मेरे को पीट लेना, फोन ही नहीं आएगा, उसका नहीं आएगा, बाकी छोड़ो, क्योंकि आपको पता चल गया कि असली, पहले आप सोच रहे थे आपने बैंक को लूटा हुआ है, अभी पता चला आप लुटे पड़े हो सारे, असलियत में चोर वो है। आपको गिल्टी कॉन्शियस आपको हो रही थी और असल में वो चोर था। अब पता चला कि चोर वो है तो अब पिटने का नंबर उसका है, सब मिलके पीटेंगे हरामियों को। बस ये देख लेना कि देखो जी आपके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट तो सबके बने हुए हैं,
तो गर्दनें तो आपकी पहले ही कटी हुई हैं, है ना। एक तो गांव में मुहिम चलाओ कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाना। ये सुनील है ना, सुनील भाई, सुनील के बेटे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आधार भी नहीं है इसका, तो मतलब ये पैदा नहीं हुआ क्या? ठीक है, अब स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, सोचो, इनके स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे, ये वाले एक बोलेंगे तुम्हारे बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। अरे तुम्हारे स्कूल में एडमिशन कराने का मतलब ही अपने बच्चे की किलिंग है, हम क्यों कराएं? हम अपना गुरुकुल खोल लेंगे, ऐसे तैसी कराओ ना तुम, है? वो कहेंगे तुम्हारे बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। अरे भाड़ में जाओ, मैंने नौकर पैदा किया ही नहीं है, मैंने मालिक पैदा किया। मैं अपने बच्चे को कपड़ा बनाना सिखा दूंगा, रोटी बनाना सिखा दूंगा, अनाज उगाना सिखा दूंगा, डंगर पालना सिखा दूंगा, खाना बनाना सब सिखा दूंगा। मैं ऐसी करी क्या मैंने नौकरी करने की, है? अपना पानी निकालना सीख जाए धरती से, अपना जुगाड़ करना सीख जाए, किसकी गुलामी करने की जरूरत है फिर? यही सब करने के लिए तो नौकरी करते हो। ये हम सिखा देंगे आपस में सारे लग के, क्या जरूरत पड़ी है किसी सर्टिफिकेट की? क्या 10वीं का सर्टिफिकेट, 12 एक सर्टिफिकेट के बदले में अपनी जान हथेली पर रखोगे? मान लो आपको मैं कह दूं 10 लाख में से 10,000 में से एक आदमी पक्का मरेगा इस सुई से, इस इंजेक्शन से, तो बोलो कौन कौन लगवाने को तैयार है? 10,000 में से एक मरेगा, बोलो कोई कौन कौन तैयार है कि मैं लगवाऊंगा? नहीं, एक भी नहीं। अच्छा चलो 1 लाख में से एक मरेगा, फिर तैयार हो। 10 लाख में से एक मरेगा, तब तैयार हो। तो फिर सरकार ने तो बोला था कि 10 लाख में कोई एक आदमी को साइड इफेक्ट हो सकता है, फिर क्यों लगवाए? नहीं, हमने नहीं लगवाए, हम तो चलो बात है पब्लिक ने क्यों लगवाए? क्योंकि उन्होंने बोला कि तुमको खाना नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, दुकान नहीं खोल पाओगे, नौकरी पर नहीं जा पाओगे, हाजिरी नहीं लगेगी, पेंशन नहीं मिलेगी, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज का टिकट नहीं आता, मंडी से सामान नहीं ले सकते, दुकान पे नहीं जा सकते, कहीं नहीं निकल सकते, ऐसा बोला ना। पेट के ऊपर उन्होंने काबू करा। ये पेट के ऊपर दोबारा नहीं करेंगे क्या? वो छोड़ देंगे आपको, है? तो जब आपने अपने बच्चे को इसलिए सौंप दिया उनको कि आप 10th का पेपर नहीं दे पाएगा या हाजिरी नहीं लगेगी स्कूल में या नौकरी पर, तो अगली बार नहीं सौंपोगे, इसकी क्या गारंटी है? कागज के टुकड़ों के बदले अपने जिगर के टुकड़ों को उनको दे दोगे क्या? हम तो नहीं देंगे भैया, हम किसी कीमत पर नहीं देंगे। और यही लड़ाई है बस, कि जिस बात को गलत मान लिया उस बात की खिलाफत करते करते भी जान चली जाए तो कोई खतरा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। और जिसको सही मान लिया वही लड़ाई लड़ने का नाम जनता सरकार मोर्चा है। बस ये मान के आपको आगे बढ़ना है। सही में आपके साथ खड़े हैं, गलत में अपनी कोई रिश्तेदारी नहीं भैया। समाज के लिए काम करोगे तो आपके लिए जान भी देंगे, और अगर मतलब के लिए करोगे तो हम आपको जानते नहीं। इसलिए हमने संगठन को ऐसा रूप बनाया है कि कल को देवेंद्र भी कोई ऐसा काम कर दे जो समाज हित में नहीं है, तो 1 मिनट से पहले सारे लोग बोल देना हमको जनता सरकार मोर्चा को इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी एक्टिविटी में हम इसके साथ नहीं है। हम आदमी के साथ नहीं है, हम आदमी के काम के साथ हैं। जो काम समाज के लिए है उसमें साथ हैं, जो काम समाज के खिलाफ है तो उसमें नहीं है। बात खत्म ना है। सही के साथ हम सारे खड़े हैं और गलत के सारे विरोध में खड़े हैं। तो इस तरह से हमको आगे बढ़ना है कि अगली बार ये फिर आएंगे, आपकी रोटी काबू करके फिर आएंगे, आपका पानी, आपका समाज ये तोड़कर फिर आएंगे, आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले इस व्यवस्था को ये ध्वस्त करने वाले हैं। अब अगर ये व्यवस्था इन लोगों ने ध्वस्त करी तो हमारी कब्र खुदने वाली है, और अगर ये हमने ध्वस्त करी
तो इनकी कबर खुदने वाली है। तो अब की बार कबर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों की खुदेगी, ऐसा प्रॉमिस करते हैं, और हमारे जिंदे जी खुदेगी, हम खोदेंगे। इसलिए घर पर नहीं बैठना है। 2 घंटे निकल सको 2 घंटे निकलिए, 2 दिन निकल सको 2 दिन निकलिए। आप दिन रात निकल सकते हो, दिन रात निकलिए। जहां आपका व्यक्तिगत स्वार्थ बीच में घुस गया, इस पवित्र काम को नजर लग जाएगी। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अपने घर छोड़कर आइए। हमारा एक ही व्यक्तिगत स्वार्थ है कि यदि मेरा समाज बचेगा, यदि आपके बच्चे बचेंगे तो मेरा बच्चा बचेगा, बस एक ही रास्ता है, यही मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है। क्योंकि सबकी भलाई में ही सब हमारी भलाई है। हमको सच का साथ देना है, और सच की खासियत यह है कि सच सबका भला करता है। अगर कहीं भी एक भी आदमी का नुकसान करते हैं तो हम सच के साथ नहीं हैं, और अगर हमने झूठ का साथ लिया तो फिर ये लोग हमारी ऐसी तैसी इतनी बुरी तरह से करेंगे, आप सोच नहीं सकते। बस ये लोग अगर कहीं पर खड़े नहीं हो सकते तो वो सच के सामने नहीं खड़े हो सकते। बस ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इनका सारा साम्राज्य डर, लालच और झूठ के बिसात पर बना हुआ है। हमारे सच का सामना इनके बस की बात नहीं है। बस आपको यह सच जिंदा रखना है अपने अंदर का, और यही काम करने के लिए आपके बीच हम आए हैं। यही मकसद है कि आपकी ताकत रोज बढ़े, आप एक दूसरे के साथ रहें, आप एक दूसरे को बचाते रहें, एक दूसरे के लिए लड़ते रहें। इसी कामना में आज के इस सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, भारत की ओंकार है, भारत की ओंकार है। दोनों हाथ ऊपर करके जय भवानी, जय 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 भवानी। वंदे वंदे इनकलाब, इनकलाब। गौ माता की, गौ माता की। भाई